फिर दोनों मिलकर बैल को रस्सी से बांधकर कंधे पे उठा के भगाड़ की ओर जाते हैं। फिर वहां पहुंचने के बाद कालीपद गड्ढा खोदकर बैल की समाधि तैयार करता है। फिर वो दोनों बैल को मिट्टी से ढककर घर लौट जाते हैं। बारिश के इस मौसम में न जाने कब कहां से बादल आकर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए किसे पता। और बारिश में भीगते हुए कालीपद काका गोपाल से कहते हैं, गोपाल, आज हमें लौटने में बहुत देर हो गई। अब हमें कहीं भी रुकना सही नहीं होगा। जितना जल्दी हो सके घर लौटना है। हम तो पूरी तरह भीग गए। देखना, घर पहुंचते ही चाची तुम्हें बहुत डांटेगी। गोपाल, तू थोड़ा जल्दी चल। इस बारिश में अगर तूफान शुरू हो गई तो हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। ये कहते हुए वो एक विशाल बांस के जंगल में प्रवेश करते हैं। जंगल के रास्ते से चलते हुए गोपाल को कुछ आवाज सुनाई देता है। काका, क्या तुम्हें किसी की रोने की आवाज सुनाई दे रही है? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जंगलों में बारिश गिरती है तो ऐसा सुनने को लगती है। हाँ काका, सच में कोई बच्ची रो रही है। गोपाल की बातों पर ध्यान ना देते हुए काका चलता ही रहा। जब वो बांसों का जंगल पार करके खेतों के रास्ते से चलने लगे तब बादल घट के बारिश बिल्कुल रुक जाती है। इस बारिश से छुटकारा मिला। अब किसी तरह घर पहुंचना है बस। तभी कालीपद काका चांद की रोशनी में देखते हैं कुछ दूरी पर एक तार के पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। तभी उसके कानों में किसी की रोने की आवाज आती है। गोपाल, तू मेरा हाथ कसकर पकड़। अगर रास्ते में कोई सामने आया तो उसके साथ बात मत करना। ठीक है, लेकिन सच में कोई बच्ची रो रही है। मुझे अभी भी सुनाई दे रही है। चलते हुए वो दोनों तार के पेड़ के पास पहुंचते ही काले परछाई अचानक उनके सामने आ जाता है। मेरी माँ को लेकर चले गए। क्या तुम जानते हो मेरी माँ को वो लोग कहाँ ले गए? मुझे मेरी माँ के पास ले चलोगे? तुम कौन हो? तुम्हारी माँ को कौन ले गया? क्या तुम अपनी माँ से बिछड़ गई हो? हे भगवान! गोपाल, मैंने तुझे मना किया था ना, किसी अनजान के साथ बात नहीं करना है। चल यहाँ से। काका, लगता है वो बच्ची खो गई है। वो अपनी माँ को ढूंढ रही है, इसीलिए वो अकेली यहाँ रो रही है। मेरी माँ को ढूंढ दो। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। वो लोग मेरी माँ को ले गए। गोपाल को कुछ कहने का मौका ना देकर कालीपद काका थोड़ा हिम्मत जुटा के भारी आवाज में उस बच्चे से पूछता है, तुम कौन हो? तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो देखो, थोड़ी दूर पर जो खेत दिखाई दे रही है, मैं वही रहता हूँ। मेरी माँ भी वही रहती थी। वो लोग मेरी माँ को ले गए। बच्ची की बात सुनते ही कालीपद काका की खून जैसे जम जाता है। तभी डरते हुए बोला, वहाँ तुम कैसे रह सकते हो? वहाँ पर तो। बात पूरी किए बिना ही कालीपद गोपाल को लेकर दौड़ पड़ता है और वो दोनों सीधा जाकर रुकता है गांव के मोड़ पर बरगद के पेड़ के पास। काका, तुम ऐसे भाग क्यों आए? वो बच्ची अकेली फिर से रोने लगेगी। चुप, एकदम चुप। खबरदार, आज जो कुछ देखा ये किसी को बताना मत। इसके बाद कालीपद गोपाल को लेकर घर लौटता है। उधर खेत के बीचों बीच दिखा जाता है वो बच्चा भगाड़ में लौटकर एक बछड़े का रूप धारण कर लेता है। वो बछड़ा एक आत्मा में बदलकर मिट्टी के अंदर घुस जाती है। अगले दिन सुबह गोपाल की काकी माधवी उसे लेकर गौशाला में दूध निकलने जाती है। गोपाल, तू बछड़े के रस्सी कसकर पकड़, मैं जल्दी जल्दी दूध निकल लेती हूँ। ठीक है चाची,
गोपे बछड़े की रस्सी पकड़कर खड़ा रहता है और माधवी गाय से दूध निकलने लगती है। ठीक उसी वक्त देवर जी, ओ देवर जी, घर में हो क्या? क्या हुआ काकुली भाभी, तुम्हें इतना उदास क्यों लग रही है? और तुम्हारी आवाज भी सब ठीक तो है ना? तभी कालीपद कमरे से बाहर आकर कहता है, भाभी कुछ जरूरी काम है क्या? हाँ देवर जी, हमारा बैल कल रात को मर गया, उसे भगाड़ में ले जाना होगा। मेरे पति के साथ जाने के लिए आपको बुलाने आई हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर कालीपद प्रताप के घर जाता है। फिर दोनों मिलकर बैल को रस्सी से बांधकर कंधे पे उठा के भगाड़ की ओर जाते हैं। फिर वहाँ पहुँचने के बाद कालीपद कहता है, प्रताप, मैं जल्दी से गड्ढा खोदता हूँ। खुले जगह बैल को छोड़ जाना ठीक नहीं होगा, उससे प्रदूषण होता है। इसे समाधि देना ही सही होगा। कालीपद गड्ढा खोदकर बैल की समाधि तैयार करता है। फिर वो दोनों बैल को मिट्टी से ढककर घर लौट जाते हैं। फिर धीरे धीरे शाम ढल के रात हो जाती है, लेकिन शाम से ही लगातार बारिश हो रही है। बारिश के इस मौसम में गांव के एक पुराने चाय की दुकान पर चाय पीते वक्त कालीपद दो अनजान व्यक्ति की बातचीत सुन लेता है। तूने ठीक से देखा ना? हाँ, आज सुबह ही वहाँ एक बैल गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर आज रात को ही वो चुरा लेते हैं। क्या रे कलवा? धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो मुश्किल हो जाएगा। बारिश थोड़ा रुकते ही वो दो अनजान लोग दुकान से निकल जाते हैं। फिर कालीपद भी चाय की दुकान से लौट आता है। फिर आधी रात को दिखा जाता है चाय की दुकान के वो दोनों अनजान लोग में से एक भगाड़ पर मिट्टी खोद रहा है। कलवा, जल्दी से मिट्टी खोद। क्या कर रहा है? हो गया है, बस थोड़ी सी बाकी है। हो गया। पंचा मिट्टी खोदकर देखता है कि वहाँ एक बछड़े की शव है। कह रे कलवा, तूने तो कहा सुबह एक बड़ा बैल दफनाया है, तो वो कहाँ गए? भले तेज हाथ न लगा तो पैसा नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं फिर से खोद कर देखता हूँ। रुक, उतना समय नहीं है, सुबह हो जाएगी। इधे ही बांध कर ले चल। फिर कलुआ और पंचा बछड़े को रस्सी से बांधकर थोड़ी दूर जाते ही उन्हें सुनाई देता है, बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। उस्ताद, तुम्हें सुनाई दे रहा है? इतनी रात को बचाओ बचाओ कौन चिल्ला रहा है? हाँ, ठीक कहा, लेकिन आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। जल्दी यहाँ से भाग कलवा। रोने की आवाज और भी तेज होने लगी। तभी भगाड़ के बीचों बीच उनके सामने प्रकट होता है एक डरावनी काले राक्षस जैसी गाय की भूत। उसका तेज दहाड़ से पूरा भगाड़ कांप उठता है। अरे बाप रे, बचाओ! वो दानव जैसी गाय की भूत धीरे धीरे पंचा और कलुआ की ओर बढ़ने लगा। वो दोनों बछड़े को वहीं छोड़कर जैसे ही भागने की कोशिश करता है, तभी वो डरावनी गाय की भूत उनके रास्ता रोक लेता है और वो बछड़ा खुद को रस्सी से छुड़ाकर खड़ी होके कहती है, वो दोनों मेरी माँ को यहाँ से लेकर चले गए। उन्हें छोड़ना मत, उन्हें सजा दो उन्हें। पापी इंसानों, इतनी हिम्मत तुम लोगों को कैसे हुई? मरने के बाद भी हमें यहाँ चैन से रहने नहीं देगा। आज तुम दोनों को मैं। ये कहकर वो गाय की भूत अपने नुकीली सींग से उन पर हमला करता है। उन दोनों को जमीन पर गिरा के फिर अपनी नुकीली दांत से अगले दिन सुबह काकोली दौड़ते हुए
माधवी के आंगन में आकर कहती है, कल रात की वो खबर सुना? भागाड़ में क्या हुआ? 2 लोगों की लाश मिली। लगता है वो लोग मरी हुई गाय चुरा कर ले जा रहे थे। सब लोग यही कह रहे हैं। नीना गाय को बांध के कंधे पे उठाए सुनसान जमीन पे फेंकने के लिए जाते हैं और वहाँ जाके बस इसे इधर ही फेंक दो, रात को लोमड़ियों के झुंड आके खा जाएगा। क्या रे रघु, जलसा देख के तुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा चाचा, लेकिन क्या माते सीता सच में आग के ऊपर से चल रहे थे? और हनुमान जी वो पहाड़ को कैसे उठा के लाए? अरे बेटा, वो लोग नाटक कर रहे थे। बड़े हो जाओ सब समझ जाओगे। अभी यहाँ से जल्दी चलो, हमें नदी पार करके एक सुनसान जमीन भी पार करके जाना है। ऊपर से रात बहुत गहरी हो गई है, जल्दी चलो। ठीक उसी वक्त पीछे से एक बछड़े की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुन के रघु वहीं रुक जाता है। चाचा, लगता है हमारे पीछे एक बछड़ा आ रहा है। चलिए ना, उसको पकड़ के हम घर ले जाते हैं। हमारे गायों के साथ उसको भी पालेंगे। ओहो, तुम रुको मत और गलती से भी पीछे मुड़ के मत देखना। यहाँ से जल्दी चलो। इसके बाद वो दोनों फिर से चलने लगे। फिर नदी पार करके सुनसान जमीन से गुजरते वक्त अचानक देखते हैं कि 2 मिट्टी की हंडी उन दोनों के सामने अपने आप लुढ़क रहा है। इधर वो बछड़ा पीछे से पुकारते ही जा रहा है और ठीक उसी वक्त ना जाने कहां से एक गाय की हड्डी आके गिरा। चुप चुप, जरा सा भी आवाज मत करो और गलती से भी पीछे मुड़ के मत देखना। आओ, तुम्हें कंधों पे बिठाता हूँ। तभी उसके चाचा ने रघु को कंधे पर उठाया और तेजी से घर की ओर चले गए। इसके बाद बिस्तर पर लेटे हुए रघु अपने चाचा से पूछता है, चाचा, चाचा, तब वहाँ पे वो सब क्या हो रहे थे? और वो बछड़ा किसका था? हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, फिर अचानक गायब भी हो गए। वो क्या था पता है? वो था गाय की भूत। तुझे क्या हो गया है नीना गाय? आजकल दूध इतना कम क्यों दे रही है रे? लगता है जब तक मार नहीं खाएगी दूध नहीं निकलेगी तेरी। अरे तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जरा इसको सबक तो सिखाओ। तभी रामू गाय को डंडे से जोर जोर से पीटने लगा और वो गाय दर्द से बहुत रोने लगी। आज सिर्फ इतना सा दूध दिया? देख अभी मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। तुझे आज खाना नहीं मिलेगी, साथ में तेरी बछड़े को भी खाना नहीं मिलेगी। ए जी चले आओ। फिर रामू और मालती दूध की बाल्टी लिए गौशाला से चले जाते हैं। नीना गाय बहुत रो रही थी। ये देख लाली ने बोली, रो मत बहन, हमारी भाग्य में यही लिखा है। अगर दिन में वो 4 बार दूध निकालेंगे तो मैं और दूध कहाँ से लाऊंगी? इसके ऊपर ठीक से खाना तक नहीं देती और मेरे बछड़े को भी मेरी दूध पीने नहीं देती, इसीलिए वो सुबह से भूखा है और ये लोग मुझे हर दिन पीटते हैं। ये सिलसिला दिन ब दिन चलता ही रहा। रामू और मालती गायों को दिन भर अत्याचार करते थे। गायों को ठीक से खाना तक नहीं देते थे। अगर वो ज्यादा दूध नहीं दे पाते तो जुल्म और भी बढ़ जाती थी। इसके अलावा वो दोनों दूध में पानी मिला के बेचते थे। ऐसे ही एक दिन, रामू, ओ रामू, मुझे 2 प्याला दूध देना। तब रामू और मालती दूध की प्याला लिए बाहर आके कहते हैं, सुनो भैया, अगले महीने से दूध की दाम 5 रुपए करके और बढ़ेगी। अरे भाभी, एकदम से 5 रुपया बढ़ा दिया।
इसके अलावा दिन ब दिन दूध तो पतला होता ही जा रहा है। क्या तुम दोनों ज्यादा करके पानी मिला रहे हो? ऐसा ही चलता रहा तो दूध लेना बंद कर देंगे हम। हाँ दिनेश चाचा, मेरी माँ भी कह रही थी ये दूध पीने के बाद भी भाई की पेट नहीं भर रही है। लगता है चाचा चाची दूध में ज्यादा पानी मिला रहे हैं। नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। हम दूध में जरा सा भी पानी नहीं मिलाते। ये लो दूध की दाम। वैसे भी दूध तो बिल्कुल पानी की तरह पतला है और दाम भी ज्यादा। सुनो, हम अगले महीने से तुम लोगों से दूध नहीं लेंगे। ये कह के वो लोग वहाँ से चले गए। तब रामू ने कहा, देखा ना भाग्यवान, तुम्हें बोला था कि दूध में इतना ज्यादा पानी मत मिलाओ। तुम तो मेरी कहा नहीं सुनती। तुम चुप ही रहो। हमारे दूध जरूर बिकेगी। कल से तुम शहर में जाके दूध बेच के आना। अगर गाय ठीक से दूध देती तो ये ज्यादा पानी नहीं मिलाना पड़ती। ये दोनों गाय को पीटना पड़ेगा। ये कहकर मालती ने गायों को डंडे से बहुत पीटना शुरू कर दिया। खुद की सारी गुस्सा दो गायों पर निकलती है और इतनी मार खा के नीना गाय उसी रात बीमार पड़ जाती है और सुबह होने से पहले ही वो मर जाती है। और सुबह होते ही, भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, जल्दी इधर आके देखो। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये देखो, लगता है नीना गाय मर गई। कल इसे इतना पीटने की क्या जरूरत थी? जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। वैसे भी ज्यादा दूध तो नहीं देती थी। अब इसे फेंकने की बंदोबस्त करो। इसे बांध के उस सुनसान जमीन पे फेंक के आओ। इसके जगह एक नया गाय खरीद लेंगे। फिर रामू दो लोगों के साथ नीना गाय को बांध के कंधे पे उठाए सुनसान जमीन पे फेंकने के लिए जाते हैं और वहाँ जाके, बस इसे इधर ही फेंक दो, रात को लोमड़ियों के झुंडा के खा जाएगा। रामू, क्या तुम्हारा दिल एकदम पत्थर बन गया है? तुम गाय को इस तरह से, तुम्हें कष्ट नहीं होता? सुनो, मुझे इस गाय के लिए जरा सा भी कष्ट नहीं हो रहा है। यहाँ की बदबू मुझे सहन नहीं हो रहा है। चलो यहाँ से, और मुझे शहर भी जाना है। इधर लाली गाय और नीना गाय की बछड़ा पूरे दिन रोते ही रहे। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है। उसी दिन रात को रामू जब शहर में दूध बेच के उस सुनसान जमीन के ऊपर से लौट रहा था, अरे बाप रे, इस सुनसान जगह में इतनी रात को गाय की आवाज कहाँ से आ रही है? रामू ने इधर उधर देखते ही उसे नजर आया कि एक बड़ा सा काली चीज पेड़ के नीचे से पुकार रही है। अरे वो रहा गाय। इतनी रात को मेरी तो पूरी लॉटरी लग गई। न जाने किसकी गाय है, लगता है किसी की गौशाला से भाग आई है। मैं इसको पकड़ के घर लेके जाता हूँ। मेरा पैसा भी बच गया और फ्री में गाय भी मिल गई। फिर रामू वो गाय को लेकर घर लौट आता है और गौशाला में बांध के वो कमरे में चला गया। इसके बाद रात के खाना खाते समय रामू अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं। लेकिन रात गहरी होते ही अचानक से भाग्यवान, सुनाई दे रही है? ध्यान से सुनो। बाहर सारी मुर्गियाँ इस तरह से चिल्ला क्यों रहा है? वो आपस में लड़ रहे होंगे। तुम अब सो जाओ, कल सुबह देखेंगे। अगले दिन सुबह वो उठ के देखा कि उनके फार्म में एक भी मुर्गियाँ नहीं है। सिर्फ इधर उधर मुर्गियों की बहुत सारे पंख बिखर के पड़े हैं और पूरी जगह खून से भरी है। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? हमारे सारे मुर्गियों को लगता है कोई जानवर आके खा गया। उसी दिन शाम को जब रामू और मालती दूध निकलने गए तो देखा कि बछड़ा लाली का दूध पी रहा है। ये देख उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। तभी रामू बछड़े को पीटने के लिए जैसे ही छड़ी उठाए,
ठीक उसी वक्त वो काली गाय रामू को लात मार के फेंक देती है। अरे बाप रे! अरे इस गाय की इतनी साहस, तुम्हें लात मार के गिरा दिया। मैं आज इसे अच्छे से। ठीक उसी वक्त वो काली गाय दहड़ता हुआ उनके तरफ आने लगे। खून जैसी लाल उसकी दो आंखें, मुंह से लार टपक रही है, नुकीला दांत, दो सींग चाकू जैसा चमक रहा है। इसकी चेहरा है भयानक काले दानव की तरह। अरे बाप रे! ये तो राक्षस जैसी चेहरा, ये तो गाय की भूत है। रामू और मालती गाय की ऐसी भयानक रूप देख के सारे होश खो बैठे। इसके बाद अगले दिन सुबह गांव के लोग जब उस सुनसान जमीन से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि रामू और मालती की लाश वहां पड़ा हुआ है। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं अर्घो, नीकू, गौतम, मोहित, कृपा, रियन, कार्तिक, रुद्रो, रीमा, आशीष, परवीन, नीला, दिलीप, रिया, दीपांशु, रोशन। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए फेयरी टून्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से क्लिक करके देखिए।